नमस्कार। आज की विषय वस्तु है इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा। यहाँ पर हम समावेशी शिक्षा के 3 चीजों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे कि समावेशन की अवधारणा व सिद्धांत, यानी कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। और दूसरी बात जो हम शामिल करेंगे वह है समावेशन के लाभ। और तीसरी बात जो इसमें शामिल करेंगे वह है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशन के लाभ यानी कि बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन, और तीसरा समावेशी शिक्षा की आवश्यकता मतलब नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले हम विचार प्रारंभ करते हैं समावेशन की अवधारणा और सिद्धांत से। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। जब हम समावेशन की बात करते हैं तो यह जानना परम आवश्यक है कि यह किनका करना है। समाज में बहुत से लोग हाशिए पर हैं। शिक्षण संस्थाओं में अधिगम करने वाले विविध वर्ग हैं। कुछ में शारीरिक, कुछ में मानसिक क्षमताएं, अक्षमताएं विद्यमान हैं। हमारे विद्यालयों में अध्यापन करने वाला व्यक्ति समस्त अधिगमार्थियों से उनकी क्षमता के अनुसार अधिगम क्षेत्र उन्नयन हेतु पृथक व्यवहार करके सभी का समावेशन करना चाहता है। समावेशन वह क्रिया है जो विविधता युक्त व्यक्तित्व में निर्दिष्ट क्षमता समान रूप से स्थापन करने हेतु की जाती है। ये बहुत ही सरल शब्द हैं कि यह वह प्रोसेस है जिससे कि जो हम विभिन्न तरह के लोग हमारे पास आए हैं सभी लोग समान रूप से अधिगमित हो जाएं। और इसके लिए हमारे प्रयास यह है समावेशन के प्रयास। गूगल द्वारा समावेशन सिद्धांत तलाशने पर ज्ञात हुआ, क्या पता चला गूगल से तलाशने पर, कि समावेशी शिक्षण और शिक्षण सभी छात्रों के सीखने के अनुभव के अधिकार को पहचानता है, जो विविधता का सम्मान करता है, भागीदारी को सक्षम बनाता है, बाधाओं को दूर करता है और विभिन्न प्रकार की सीखने की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर विचार करता है। तो गूगल सर्च इंजन से जब हमने तलाशा तो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में यह आशय प्राप्त हुआ। इसका आंग्ल वर्जन है, इंक्लूसिव टीचिंग एंड लर्निंग रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टू ए लर्निंग एक्सपीरियंस that respects diversity, enables participation, removes barriers, and considers a variety of learning needs and preferences. कहने का मतलब यह है कि समावेशन का यह प्रयास विविध क्षेत्रों में विविध प्रकार से हो सकता है, लेकिन हम केवल यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से ही बात करेंगे। और एक प्रसिद्ध विचारक हुए हैं शिक्षाविद मदन सिंह जी। आर लाल बुक डिपो से उनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। उन्होंने जो विचार दिया है इस समावेशी शिक्षा के संबंध में वह भी तर्कसंगत है। वो कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का अर्थ है विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता से है। इसका आंग्ल वर्जन सुन लीजिए कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल चिल्ड्रन। इनकी परिभाषा बहुत सरल है। इन्होंने कहा कि सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता, इसको प्रदान करने से है समावेशन का मतलब। तो शिक्षा में समावेशी क्या है कि असल में हम समाज में देखें या विद्यालयों में देखें, हमें बहुत तरह के वर्ग दिखाई पड़ते हैं। सब लोग एक जैसे तो हो नहीं सकते। समाज में बहुत सारे लोग हाशिए पर हैं और हाशिए से बीच की धारा में आने तक में वे समाप्त हो जाते हैं, नई पीढ़ी आ जाती है, धीरे धीरे करके उन्नयन होता है। जो हमें आज बहुत अच्छे सेठ दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी पीढ़ियों ने मेहनत की है। इसी तरह से हमारे विद्यार्थियों में जो कि बहुत तरह के होते हैं, उन्हें अगर थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, उन सबको समावेशित करने का प्रयास हो,
सबको समान समझने की हमारी व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से उनका उन्नयन जल्दी हो जाएगा और जल्दी वे अधिगमित हो जाएंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सकेंगे और हमारे उद्देश्य प्राप्त हो सकेंगे। तो समावेशी शिक्षा की प्रक्रियाओं में अधिगमार्थी की उपलब्धि, पाठ्यक्रम पर अधिकार, समूह में प्रतिक्रिया, शिक्षण, तकनीक, विविध क्रियाकलाप, खेल, नेतृत्व, सृजनात्मकता, इन सभी को जो है शामिल किया जा सकता है। तो जो इसका सरल आशय है उसको आप समझ लीजिए कि समावेशित यानी सभी लोग समान आवेशित नहीं होते, समान चार्ज वाले नहीं होते, समान योग्यता वाले नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में एक ही क्लास में जब सारी तरह के बच्चे बैठे हैं तो अध्यापक क्या करे? जो कम समय में याद कर सकता है उससे अलग तरह से टैकल करना होगा, जिससे थोड़ा समय लगता है उससे अलग तरह से टैकल करना होगा, और जो और अधिक समय लेने वाले हैं उनसे अलग तरह से टैकल करना होगा, क्योंकि सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। और उसके बाद पाठ्यक्रम एक है सबका। तो अध्यापक का कार्य कठिन है, लेकिन सभी को लेकर के चलना है, और यह प्रोसेस ही तो समावेशन है। तो मैं समझ रहा हूं समावेशन की जो अवधारणा है वह स्पष्ट हो गई होगी और इसका सिद्धांत स्पष्ट हो गया होगा। अब हम इस पर विचार करते हैं कि समावेशन के लाभ क्या है। जब समावेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सबकी उन्नति के लिए प्रयास होने हैं, तो इस समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है। जब हम केवल समावेशन कहते हैं तो वहां पर शिक्षा नहीं है, लेकिन हम विचार ही उस दृष्टिकोण से कर रहे हैं। जो हमारा मेन हेड है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो यहाँ पर एजुकेशन लगा हुआ है, इस एजुकेशन के तहत ही हम इन सब की बात कर रहे हैं। तो क्या लाभ होंगे समावेशी शिक्षा के, हम मुख्य रूप से वही देने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में पहली यूनिट में लिखा हुआ समावेशन के लाभ ऐड लिखा हुआ है। तो ये चूंकि हम शैक्षिक परिक्षेत्र में संपूर्ण विवेचन कर रहे हैं, अतः समावेशी शिक्षा के लाभों पर मुख्यतः विचार करेंगे। इस हेतु बिंदुओं को हम जिस प्रकार से दे सकते हैं उसका हम एक क्रम बना लेते हैं और उन बिंदुओं पर क्रमशः हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले स्वस्थ सामाजिक वातावरण व संबंध। आप ये समझिए, हमको ध्यान ये रखना है कि हम सारी की सारी बात इस इंक्लूसिव एजुकेशन के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा के हिसाब से कर रहे हैं, सबको समान अवसर उपलब्ध कराने की सोच के साथ कर रहे हैं। तो स्वस्थ सामाजिक वातावरण व संबंध, जब हम इस तरह की सोच रखेंगे तो सामाजिक वातावरण का उन्नयन होगा और निश्चित रूप से अच्छी सामाजिक सोच बनेगी। और जो संबंध है आपस में, जो विद्यार्थी जब देखेंगे कि हाँ हमारे गुरुजी इसमें मदद कर रहे हैं, इस बच्चे की क्षमताएं तुरंत थोड़ी कम है, तो दूसरे बच्चे भी उस सहयोग को देने के लिए आ जाते हैं और विद्यार्थियों के नए संबंध, नए साथी बनते हैं। तो हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट एंड रिलेशनशिप्स ये बहुत जरूरी हैं और ये हमें प्राप्त होता है किससे? ये लाभ प्राप्त होता है इस इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम समाज के उन वंचित बच्चों को छोड़ करके तो आगे नहीं बढ़ सकते। ये सही है कि हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, हमने पहचाना है, हमने ये प्रयास किया है कि डीफ एंड डम के लिए अलग विद्यालय खुल जाए, गूंगे बहरों के लिए, जो अलग अलग तरह के अक्षम लोग हैं उनके लिए अलग अलग विद्यालय खुल जाए। इसके प्रयास जारी हैं, लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और सबके साथ हम इस तरह की व्यवस्था कर पाएंगे, इसमें बहुत अधिक समय लगने की आवश्यकता है। इसलिए समावेशी शिक्षा का औचित्य है और समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही हम इनकी प्रगति सुनिश्चित कर पाएंगे। और समावेशी शिक्षा का ये बहुत बड़ा लाभ है कि जब हम इस तरह का प्रयास करते हैं तो स्वस्थ सामाजिक वातावरण व संबंध विकसित होते हैं। दूसरी बात, समानता यानी इक्वलिटी। बच्चे जो दिव्यांग हैं, बच्चे जो सामान्य हैं, तो कहीं कोई हीनता ना आए बच्चे के बीच में। बच्चे असल में इस बात को लेकर के परेशान नहीं होते कि उनकी कोई शारीरिक कमी है। एक रिसर्च मैंने खुद ही की थी अपनी एमएड डिसर्टेशन में, और मैंने पाया कि बच्चे इस बात से परेशान नहीं है कि उनकी ये इस तरह की विकलांगता है, वो इस बात से परेशान है कि लोगों का दृष्टिकोण उनके प्रति जो है उससे उन्हें परेशानी है। और इंक्लूसिव एजुकेशन हमें इस तरह से तैयार कर देती है कि हमारा दृष्टिकोण में साम्य आ जाता है, हम उसमें समानता का दर्शन करने लगते हैं, बच्चे बच्चे आपस में भेद नहीं करते। तो यह समानता की भाव का पैदा कर देना, ये इस इंक्लूसिव एजुकेशन की एक बहुत बड़ा लाभ है। एक और नेक्स्ट पॉइंट, स्तरोन्नयन मतलब अपग्रेडेशन।
हमें किसी का भी अपग्रेडेशन करना है तो जो अध्यापक वहां पर है उसे क्या करना है, पहले बच्चे के लेवल पर उतरना है, बच्चे के उस स्तर पर जाकर के उसी तरह की बातें करनी है, उसी तरह की सोच प्रदर्शित करनी है। तो क्या होगा, बच्चे और आप में साम्य हो जाएगा। जब साम्य हो जाएगा तब आपको पता है कि आप विशिष्ट हैं और आपको कुछ देना है, तब आप वो उस देने की तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से इससे क्या होगा कि बच्चे का अपग्रेडेशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को हम लेकर के चलते हैं और उसमें सहज ही हमें ये लाभ प्राप्त हो जाता है अपग्रेडेशन का। अगला बिंदु, मानसिक व सामाजिक समायोजन। आप समझिए एडजस्टमेंट का ही सारा खेल है। मेंटल एंड सोशल एडजस्टमेंट के लिए हम बालक के मानस को तैयार कर रहे हैं। हमें पता है कि समाज में सब तरह के तबके हैं और इन दिव्यांग बच्चों के साथ जो बच्चे किसी वजह से कोई शारीरिक अपंगता, विकलांगता या दिव्यांगता उनके पास है, उसको लेकर के कुछ नासमझ लोग इस तरह की बात कर सकते हैं जिससे कि वह बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें सामंजस्य करना सिखाना है कि सब तरह के लोग होंगे। एक था तारकनाथ शेनाय, तो उसने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया था, विकलांग बच्चा था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको ढूंढ करके लाने होंगे और उन बच्चों के समक्ष रखने होंगे कि उनकी क्षमताएं विशिष्ट हैं। अगर ईश्वर ने किसी एक क्षेत्र का कुछ लिया है तो दूसरे क्षेत्र में अवश्य कुछ ना कुछ दिया है। तो इससे होगा ये कि उनका वो मानसिक रूप से सबल हो जाएंगे और एक एडजस्टमेंट के लिए अपने मानस को तैयार कर लेंगे कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, और भले ही वो कुछ खुद भी न कर पाए हों लेकिन दूसरे के लिए जरूर कहेंगे। तो यह जब सोच उसकी विकसित हो जाएगी, वो मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा, वह सामाजिक सामंजस्य के लिए अपने आप को लायक समझने लगेगा, तो निश्चित रूप से उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। अगला बिंदु, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। उसके व्यक्तिगत अधिकार क्या हैं, हमारे शासन ने उसको सामने लाने के लिए क्या व्यवस्था की है, उसकी समावेशिता के लिए विद्यालय क्या कर रहा है, उसकी समावेशिता के लिए शासन क्या कर रहा है, उसकी समावेशिता के लिए क्या क्या प्रावधान है, इन सब के प्रति जब हम उसको जागरूक कर देते हैं तो वो अपने राइट्स के प्रति जागरूक हो जाता है। और एक बात यह है कि इस तरह के बच्चे मानसिक रूप से बहुत गंभीर होते हैं और वे अपने अधिकारों के लिए सजग हैं, वहां वो कर्तव्यों के लिए भी बहुत सजग होते हैं। तो जब हम समावेशिता की बात करते हैं और सबके विकास की बात करते हैं, सबके उन्नयन की बात करते हैं, सबकी प्रगति की बात करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी सोचते हैं कि यह एक विशेष उस तरह के पात्र हैं अध्यापक महोदय जो कि हमारी प्रगति में अपना योग देंगे ही। तो व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण सहज ही प्राप्त होता है जबकि हम समावेशन का कार्य कर रहे होते हैं, हम समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे होते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। एक और बात, सामूहिक प्रयास समन्वयन, कोऑर्डिनेशन ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स। अब कलेक्टिव एफर्ट्स किस किस का, आप समझिए वो बच्चा है सबसे पहले किससे जुड़ा हुआ है, परिवार से, माता पिता से, तो माता पिता का प्रयास हो। फिर वो विद्यालय आ रहा है, किसके निगरानी में आ रहा है, अध्यापक की निगरानी में आ रहा हो तो अध्यापक का प्रयास हो। और अगर उसके भाई बहन हैं तो उन सहोदरों का प्रयास हो। तो सबकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब हम ये इंक्लूसिव एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं तो इससे हम सबको आगाह करा देते हैं, सबको परिचित करा देते हैं और निश्चित रूप से ये इसका एक बहुत बड़ा लाभ है कि सभी के प्रयास उस क्षेत्र में लग जाते हैं और उसे कहीं अलग थलग नहीं पड़ने देते। माता पिता का प्रयास होता है, माता पिता देख रहे हैं कि विद्यालय भी प्रयास कर रहा है तो वो और अधिक मनोयोग से लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि निश्चित रूप से हमारा बच्चा कुछ करने में समर्थ होगा। वो ऐसा नहीं है, वो हीन नहीं है, वो कमजोर नहीं है। एक अंग कम हो जाने से कुछ नहीं होता। इस तरह की दिव्यांगता उसे विशिष्ट बनाएगी, उसके लिए क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में उसके स्थापन की व्यवस्था होगी। तो सभी के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। बच्चा मानसिक रूप से कहीं संबल न छोड़ बैठे, उसे लगे कि हाँ सारी दुनिया उसका सहयोग कर रही है। और निश्चित रूप से ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि खराब विचारों वाले होते हैं। ज्यादातर लोग सभी के विकास की कामना करते हैं। और भारत तो देश ही ऐसा है जहां पर कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखिए कितनी विस्तृत विचारधारा है, कितनी संकीर्णता से दूर रहने वाली विचारधारा है, सभी के विकास की कामना की गई। हम नए बिंदु पर चलते हैं, एक और नए लाभ की ओर, और वह है समान दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन विजन। सब समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी दिव्य हैं। और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो तो ये कहती हैं कि सभी में आप ईश्वर की दृष्टि रखेंगे, सब में, किसी में भी ईश्वर हो सकता है, कोई भी ईश्वर हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। तो आप उनके प्रति अच्छा रवैया अख्तियार करें, वो आपके प्रति अच्छा रवैया अख्तियार करें। इससे हमें समावेशी शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त होंगे, और समावेशी शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त होंगे तो समावेशी शिक्षा के सारे लाभ प्राप्त होंगे, जिसमें कि यह लाभ भी है कि हमारा दृष्टिकोण सबके प्रति समान हो जाएगा। एक और बिंदु, विज्ञजनों के प्रगति आख्यान। ये प्रोग्रेस स्टोरीज ऑफ एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स आएंगे और अपनी बात उनके साथ शेयर करेंगे, वो जो तमाम एग्जाम्पल्स देंगे, और उन्हीं की तरह के जो एक्सपर्ट्स आएंगे उनसे उन्हें विशेष रूप से प्रेरणा मिलेगी। और इस प्रेरणा से जहां एक और हमें समावेशी शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त होंगे, वहां उसका यह लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा कि बच्चे उसे गंभीरता से सुनकर उस बात को अपने आप में ढालेंगे, और हो सकता है कि किन्हीं बच्चों के लिए तो वह दिन ही टर्निंग पॉइंट हो जाए। वह इस तरह का विचार अपने मस्तिष्क में बिठा ले कि वह निश्चित रूप से प्रगति से जुड़ेगा। आप ये समझिए कि एक बार जब एपीजे कलाम सर्विस की प्राप्ति में असफल हुए, वह व्यक्ति हमें इतना कुछ दे गया कि पूरा विश्व आज मिसाइल के क्षेत्र में उनका अनुगामी हो गया है। तो अगर कहीं कभी हम हारते हैं, इसका मतलब कि किसी बड़े क्षेत्र में हमारा योगदान होना है, और ईश्वर ने वह व्यवस्था कर रखी है। हम ये विश्वास ही सारे बच्चों को दिला देते हैं कि वो निश्चित रूप से बड़े ध्येय, बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पैदा हुए हैं। ईश्वर ने जिस किसी को भी यहाँ पर भेजा है, उसे अनायास नहीं भेजा है, उसका कोई कार्य है, और वह कार्य उन्हीं के माध्यम से संपन्न होना है। तो सारे बच्चे विज्ञजनों के प्रगति आख्यान सुनकर अपने आप को बहुत अधिक प्रेरणा की स्थिति में पाते हैं, और बहुत सारे बच्चों के लिए वह दिन ही खास टर्निंग पॉइंट हो जाता है जिस दिन इस तरह के व्यक्तित्व उनके सामने आते हैं। अगला बिंदु, समानता के सिद्धांत को प्रश्रय, सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ये जो सिद्धांत है कि सभी समान हैं, ये केवल सिद्धांत भर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संबल है। और इसमें एक ही उदर से पैदा होने वाले बच्चे सबसे ज्यादा जिनके बीच रहते हैं, वह उनके माता पिता। तो उन माता पिता का यह दायित्व बनता है कि जो विद्यालय की समावेशी शिक्षा है उसमें वो सहयोग करें, और यह गुणधर्म अपने उन सहोदरों को भी बताएं कि बेटा अगर इसमें कुछ अक्षमता है तो इसको लेकर के आप कोई ऐसा क्रिया ना करें, ऐसा बर्ताव ना करें जिससे कि यह हमारा बच्चा आत्महीनता का शिकार हो जाए, या तुम्हारा भाई बहन आत्महीनता का शिकार हो जाए। और इसलिए समावेशी शिक्षा में हम सबको समान मानते हैं, तो यहाँ पर यह लाभ मिल जाता है जो कि समानता के सिद्धांत को प्रश्रय प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, विशिष्टीकरण को प्रश्रय। एक क्षेत्र में हो सकता है कि कोई बच्चा फिसड्डी हो, लेकिन सारे क्षेत्रों में नहीं होगा। और आप ये देखते हैं कि समाज में जितने लोग स्थापित हुए हैं कि वे उसी क्षेत्र में स्थापित हो सकते थे, दूसरे क्षेत्र में वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हो सकते थे। अगर मान लीजिए हम महात्मा गांधी और खली की तुलना करने लगे तो दोनों के क्षेत्र अलग अलग है। महात्मा गांधी वाले क्षेत्र में खली प्रसिद्ध नहीं हो सकते थे, और खली वाले क्षेत्र में महात्मा गांधी स्थापित नहीं हो सकते थे। इसी तरह से इन बच्चों को हम विश्वास दिलाते हैं कि उनका भी कोई ना कोई क्षेत्र है, आइए उसको तलाशें, और जब वह क्षेत्र हमें मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें विशिष्ट स्थान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है इसका कि इसमें विशिष्टीकरण को प्रश्रय मिलता है, और बच्चा भी अपनी उस क्षमता को पहचान कर उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, प्रगतिशीलता से समन्वय, प्रोग्रेस कोऑर्डिनेशन। आज जो समय है वो रूढ़िवादी सोच और ऑर्थोडॉक्स के धरातल पर नहीं बन सकता।
आज हमें समय के साथ कदम ताल करना ही होगा। जो नए विचार आ रहे हैं, जो नई धारणाएं आ रही हैं, जो हमने आज तक खोजा है, जो हमने आज तक अपनी विकृतियों को देखा है, उन सब से निजात पाते हुए अपने दृष्टिकोण को प्रगतिशील बनाया है। उस प्रगतिशीलता से इस समावेशी शिक्षा में हम योगदान पाते हैं और ये समावेशी शिक्षा उस नए धरातल पर नए स्वरूप से हमें स्थापित होने में मदद करती है। और उसका एक बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि हमारे बच्चे भी इस प्रोग्रेसिव कोऑर्डिनेशन में सहयोग प्रदान करने लगते हैं और सबकी प्रगति सुनिश्चित हो जाती है। एक और अगली बात, चयनित स्थानापन्न मतलब सेलेक्टिव प्लेसमेंट। हम जिस तरह से गाइडेंस एंड काउंसलिंग की व्यवस्था करते हैं, उसी तरह से हम उन विद्यार्थियों का अध्ययन करने के बाद ये सोचने का प्रयास करें कि ये बच्चा किस क्षेत्र में स्थापित होगा। फिर उस बच्चे की रुचि अभिरुचि आदि जान करके हम उसे उस क्षेत्र में स्थापित होने में सहयोग कर सकते हैं। तो ये सेलेक्टिव प्लेसमेंट भी इस समावेशी शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था होगी जो कि हमें प्रगति के सोपान तय कराएगी। तो आप ये समझिए कि समावेशन के बहुत सारे लाभ हैं, समावेशी शिक्षा के बहुत सारे लाभ हैं और यहाँ पर मैंने 1 दर्जन लाभ दिए हैं। आइए इन बिंदुओं पर केवल एक बार दृष्टिपात करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर। तो समावेशी के लाभ कौन कौन से हुए समावेशी शिक्षा के? पहला, स्वस्थ सामाजिक वातावरण और संबंध यानी कि हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट एंड रिलेशनशिप। दूसरा, समानता इक्वलिटी। तीसरा, स्तरोन्नयन यानी कि अपग्रेडेशन। चौथा, मानसिक व सामाजिक समायोजन यानी कि मेंटल एंड सोशल एडजस्टमेंट। पांचवा, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। और फिर छठा, सामूहिक प्रयास समन्वयन कोऑर्डिनेशन ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स। इसके बाद लिया था समान दृष्टिकोण का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉमन विजन। फिर आठवां था विज्ञजनों के प्रगति आख्यान प्रोग्रेस स्टोरीज ऑफ एक्सपर्ट्स। और उसके बाद समानता के सिद्धांत को प्रश्रय मतलब सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। फिर 10वां पॉइंट लिया था विशिष्टीकरण को प्रश्रय सपोर्ट फॉर स्पेशलाइजेशन। और 11वां बिंदु लिया था प्रगतिशीलता से समन्वय प्रोग्रेसिव कोऑर्डिनेशन। और 12वां बिंदु लिया था चयनित स्थानापन्न सेलेक्टिव प्लेसमेंट। तो ये तो हुए इसके लाभ। समावेशन के लाभों पर अभी हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। आप समझिए समावेशन की अवधारणा और सिद्धांत स्पष्ट हो गए, इसके लाभ स्पष्ट हो गए। अब तीसरी बात हम स्पष्ट करते हैं, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों? इसकी आवश्यकता क्यों है? आज के इस परिप्रेक्ष्य में बदलते हुए युग में बदलती हुई आवश्यकताओं में इस समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? इसके लिए कौन से बिंदु आवश्यक हैं? तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो कुछ बिंदु नजर आते हैं जो इसकी इस आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं कि हाँ यह बहुत आवश्यक है, इससे हमें यह सब कुछ प्राप्त होने वाला है और वह आज के समाज के लिए बहुत आवश्यक है, वह आने वाले हिंदुस्तान को गढ़ने के लिए आवश्यक है, वह हमारी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, वह विश्व में गौरव के साथ खड़े होने के लिए आवश्यक है, वह हमें वह भावना भरने के लिए आवश्यक है कि हम व्यावहारिक रूप से ये मान बैठें कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होने की ओर बढ़ सकते हैं जब हम ये विचार करें कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और वह आवश्यकता ही हमें इन पायदानों से ऊपर ले जाएगी और हमारी प्रगति को सुनिश्चित करेगी। तो आइए विचार करते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें पहला बिंदु सौहार्दपूर्ण वातावरण का सृजन, इसको आप कह सकते हैं सृजन हेतु। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण का सृजन, क्रिएशन ऑफ हार्मोनियस एनवायरनमेंट, इसमें इस समावेशी शिक्षा की विशेष योगदान है और चूंकि इससे ये संभव हो पाता है इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस होती है कि समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए। इससे जो बच्चों में काफी भिन्नता है वो भी आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं और इतने अधिक अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि आजीवन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हमारे खून के रिश्ते तो अलग हो जाते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े मारपीट सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन इस तरह से जो रिश्ते बनते हैं वह स्थायी रिश्ते बनते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि समाज सेवी शिक्षा, क्योंकि इससे सौहार्दपूर्ण वातावरण का सृजन होता है। दूसरी बात, सहायता हेतु तत्परता, रेडीनेस फॉर हेल्प।
तो ये जो रेडीनेस है, जो हमेशा तत्पर रहने की भावना है, जो हमेशा मदद करने की भावना है, यह समावेशी शिक्षा हमें सिखाती है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कार्य अकेले ही संपन्न हो जाएंगे। इसमें एक दूसरे का सहयोग होता है। जरा अपनी ओर देखो, क्या ये कपड़ा अपने आप बनाया है? क्या ये घड़ी अपने आप बनाई है? क्या ये अंगूठी अपने आप बनाई है? क्या जो कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पेन को बनाने में हमारा क्या योग है? तो बहुत सारे लोग हैं जिनके सहयोग से हम व्यवस्थित हो पाते हैं। इसी तरह से हमें तैयार रहना चाहिए सभी की रक्षा के लिए, सभी की प्रगति के लिए, सभी की अच्छाई के लिए। और ये रेडीनेस की क्वालिटी बचपन से ही उसमें पड़ जाती है जब समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होती है। और निश्चित रूप से इससे केवल छोटे प्रक्षेत्र को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को लाभ होता है। हम कृतज्ञता से भर उठते हैं कि हमारे एक के लिए इतने लोग काम कर रहे हैं। दूध देने के लिए कोई आ रहा है, कोई हमारे लिए मिठाई बना रहा है। ये सही है, आप उसकी कीमत अदा कर रहे हो, लेकिन कितने लोग काम कर रहे हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को खुशहाल महसूस करते हैं। जिस धरातल पर हम चलते हैं, जिन जूतों को पहनकर चलते हैं, वह हमारे द्वारा बनाए हुए नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहना है, क्योंकि उन लोगों ने बिना ये जाने हुए कि यह किसके काम में आएगा, उन्होंने अपने कार्य को किया है। हम अपने कार्यों को सही ढंग से अंजाम दें और विचार करें श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक पर जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा कि नियतम कुरु कर्म त्वकर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तो हमें भी अपना यह कर्म ध्यान रखना है और तत्पर रहना है सभी की सहायता के लिए। और ये सिखाता हमें है समावेशी शिक्षा, इसलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। अगला बिंदु, परस्पर आश्रयता की समझ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट। आप उसकी मदद करेंगे, वह आपकी मदद करेगा। आप उसकी सहायता करेंगे, वह आपकी सहायता करेगा। आप एक कार्य कर रहे हैं, वह दूसरा कार्य कर रहा है। जापान में एक घड़ी को बनाने के लिए उसके तमाम पार्ट्स को अलग अलग मेजों पर काटा जाता है और बच्चे उससे जो राशि प्राप्त करते हैं उसके 20% से उनकी शिक्षा की व्यवस्था होती है। तो आप ये समझिए, उस सबका फिर समन्वय कर दिया जाता है और घड़ी बन जाती है। तो सभी की तो आवश्यकता है। आप किसी बड़ी से बड़ी मशीन को देख लीजिए, अगर उसमें से एक बोल्ट हटा दोगे तो खड़खड़ करने लगेगी, इसका मतलब उसका भी योगदान है। तो सभी की आवश्यकता है, परस्पर आश्रयता की इस क्वालिटी को समझने की आवश्यकता है जो कि समावेशी शिक्षा हमें समझाती है। और इसीलिए उसकी आवश्यकता समाज में बहुत अधिक है कि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है, हम अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जेंडर सुग्राह्यता, जेंडर सेंसिटिविटी। आप समझिए कि जहां हमने एक ही जेंडर में भिन्नता होने के बाद समानता का प्रयास किया है, वहां हम दूसरे जेंडर के लोगों के प्रति भी प्रेम, सौहार्द आदि के वातावरण का सृजन उस समावेशी शिक्षा के दायरे में प्रारंभ से करते हैं। वहां पर कोई भिन्नता नहीं होती। बहुत सारे शासनों ने बड़ी अलग अलग तरह की व्यवस्था की है। बहुत सारे विचारकों ने और देशों ने तो प्रारंभ में यह भी सोचा कि पुरुष में एक आत्मा होती है और दो महिलाओं की आत्मा मिलकर एक के बराबर होती है। ऐसी सोच जिस पर कि आज आपको हंसी आएगी। वेतन में बहुत लंबे समय तक अंतर रहा। आज हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में महिलाएं स्थापित हो रही हैं। तो हमें जेंडर सुग्राह्यता होनी चाहिए, इसको लेकर के हमें बाइड नहीं होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। और हमारी समावेशी एजुकेशन यही तो प्रयास करती है कि सब अपने आप को समान समझने लगें, सभी प्रोग्रेसिव समझें, सभी महत्वपूर्ण कड़ी समझें अपने आप को। जब हम सभी को एक जैसी व्यवस्था देने लगते हैं, एक अधिगम के कराने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं और उनका वह लेवल बना देते हैं, तब वहां पर इस तरह के लिंग भेद की बात ही नहीं रह जाती। चूंकि लिंग भेद खत्म होता है यहाँ पर, वहीं पर ही हमें उसकी आवश्यकता महसूस होती है कि हाँ, इस समावेशी शिक्षा की पूरे भारत में बहुत आवश्यकता है। अगली बात, भारत केवल एक जैसे लोगों से नहीं बना है। इस भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह का वातावरण है, बहुत सारी चीजों में हमें विविधता दिखाई पड़ती है। लेकिन उस विविधता के साथ भी हमें एकता के दर्शन होते हैं। तो विविधता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी के लिए तो भारत प्रसिद्ध है।
और समावेशी शिक्षा यही तो सिखाती है कि उद्देश्य वह होना चाहिए, भाषा कोई भी हो सकती है, अलग क्षेत्र में उसी उद्देश्य के लिए कार्य किया जा रहा है। समावेशिता का उद्देश्य हर जगह से प्राप्त होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का स्थापना हर जगह होना चाहिए। हर जगह के अलग अलग भाषाविद, अलग अलग तरह के विज्ञजन सभी ये प्रयास करें कि कहीं कोई अपने आप को हेय न समझने लगे, कहीं कोई अपने आप को छोटा न समझने लगे। और जब हम समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो इस एकता की व्यवस्था हम स्वतः ही कर देते हैं, और इसीलिए तो आवश्यकता महसूस होती है इस समावेशी शिक्षा की। एक और अगले बिंदु पर चलते हैं, सम्यक अभिवृत्ति का विकास, प्रॉपर एटीट्यूड डेवलपमेंट। ये अभिवृत्ति है क्या? हम किसी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक जिस तरह के भाव पैदा होते हैं, हाँ या ना में जो हमारी उत्तर होता है, वही तो है अभिवृत्ति। और हमें देखते हैं जब हम किसी के प्रति अचानक स्नेह उमड़ रहा है, इसका मतलब कि उसके मन में भी हमारे लिए सकारात्मक विचारों का प्रवाह चल रहा है। और किसी को देख करके अगर हमें लगता है कि इससे बात ही नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब कि उसके मस्तिष्क में भी कहीं उसी तरह के विचार चल रहे हैं। तो आप समझिए हमें क्या करना है, हमें इस तरह की अभिवृत्ति का विकास करना है जिससे कि सब साम्य दृष्टिकोण से जुड़ जाएं, सभी अपने आप को ये समझ लें हम तो सब सारे के सारे एक इस भारत रूपी विशाल यंत्र के एक छोटे से पार्ट्स हैं, और सभी को मिलकर के भारत की उन्नति के लिए, भारत की दमक के लिए, भारत की प्रगति के लिए कार्य करना है। और इस तरह की अभिवृत्ति का विकास समावेशी शिक्षा के माध्यम से होता है। यह स्वयं सिद्ध हुआ है कई बार, और इसीलिए हमें इसकी आवश्यकता महसूस होती है कि समावेशी शिक्षा रहे और इससे हमारी ये उद्देश्य प्राप्त हो सके। अगला बिंदु, अद्यतन ज्ञान से सामंजस्य, अलाइनमेंट विद अपडेटेड नॉलेज। जो आज का ज्ञान है, जो अद्यतन ज्ञान है, उससे जब हम जुड़े हुए रहेंगे तब आज तक की जो तलाश है वह हमें पता है, अब इसके आगे कार्य किस तरह से करना है इस पर हम कार्य करेंगे, तो इससे प्रगति का सुनिश्चयीकरण होगा, इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और अगर हम हर बार 0 से शुरू करेंगे, हर बार 1 से शुरू करेंगे, तो हमारा जीवन बहुत छोटा सा है और ये खत्म हो जाएगा, वो उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अप टू डेट रहना बहुत आवश्यक है, और अद्यतन ज्ञान के आधार पर ही ज्ञान की विशालकाय मीनार खड़ी की जा सकती है। समावेशी शिक्षा प्रारंभ से समावेशन के साथ हमें स्लाइड बनाती है कि हम आज से जुड़ करके रह सकें, हम आज के साथ कदम ताल कर सकें, आज तक के ज्ञान को अपने आप में सन्निहित कर सकें और उसके आगे की ओर प्रयास करें। इसीलिए इसकी आवश्यकता महसूस होती है। अगला बिंदु, विश्व बंधुत्व की भावना को प्रश्रय, फॉस्टरिंग द स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड। जब भाइयों और बहनों के उच्चारण के साथ स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए शिकागो में, उस समय भारतीय भावना और भारतीय जनमानस को समझने का प्रयास किया संपूर्ण विश्व ने। और भारत हमेशा से विश्व बंधुत्व की बात कहता है, पूरे विश्व को एक मानकर चलने की, पूरा विश्व ही एक परिवार। हम अलग अलग स्थल पर हैं, ठीक बात है, हम अलग अलग दायरों में हैं, ठीक बात है, लेकिन हम सबके सब मानव हैं और मानवीय गुणों से संपन्न होंगे तो हमारा रिश्ता प्रकृति से भी हो जाएगा, और जिन्हें हम जानवर कहते हैं ना, उनके साथ भी हो जाएगा, और उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बहुत उदार हो जाएगा। तो विश्व बंधुत्व की भावना को बल मिलने लगता है इस समावेशी एजुकेशन में प्राथमिक स्तर से ही, और जो जो स्तर बढ़ता जाता है त्यों त्यों ये प्रगाढ़ होता जाता है, और समन्वित रूप से पूरे विश्व की प्रगति की शुभकामना हम करते हैं। वह सर्वभौमत्व सुखना वाली बात में यही तो परिलक्षित होता है। तो विश्व बंधुत्व की भावना, इसका उद्देश्य प्राप्त होता है, इसको प्रश्रय मिलता है, इसीलिए इस समावेशी शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। आज सारे के सारे जब एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं, वहां पर इस तरह का भाव अगर सब में आ जाए तो वह खून रुक सकता है, वह बर्बादी रुक सकती है, उसमें व्यक्ति नहीं मरता, मानवता मरती है। नेक्स्ट बिंदु, हीनता से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम इंफीरियरिटी। कोई भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार न हो जाए, आत्महीनता का शिकार न हो जाए, और वह इस वजह से अगर शिकार हो जा रहा है कि उसके पास एक अंग नहीं है, उसकी ये कमी है, वह सुन नहीं पा रहा है, वह देख नहीं पा रहा है, तो ये
उन लोगों के गाल पर तमाचा है जिन लोगों ने इस स्थिति को पैदा किया है। और समावेशी शिक्षा प्रारंभ से बहुत संभल कर चलती है, एक एक कदम सोच कर उठाती है कि हाँ, बच्चा मानसिक रूप से सबल हो और इस तरह की बातें उसे परेशान न करें, लेकिन फिर भी सभी का दायित्व है कि उसे मानसिक संबल प्रदान करें और साथ साथ उसे ये महसूस न होने दें कि हम कुछ विशेष उसके लिए कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि जब बच्चा देखेगा कि हाँ, हो सकता है हम में एक दो गुण नहीं है, लेकिन बहुत सारे गुण हैं भी। तो भाई, सूरदास ने जिस समय उन पदों का सृजन किया और वह वात्सल्य वर्णन किया, तो वात्सल्य वर्णन की वह क्षमता तो विशेष थी, भले ही आंख नहीं थी। तो ऐसा हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है और हमें इस समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो समानता का पाठ पढ़ाया जाता है, उसमें इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचने की जो संपूर्ण व्यवस्था है, इसलिए ये बहुत अधिक आवश्यक है और इस समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। अगला बिंदु, मानसिक प्रगति सुनिश्चयन, इंश्योरिंग मेंटल प्रोग्रेस। मानसिक रूप से अगर हम सशक्त होते हैं तो सहज रूप से कोई हमें तोड़ नहीं पाता। जब हम मानसिक रूप से इतने प्रबल हो जाते हैं कि निश्चित रूप से हम तो मानवता की रक्षार्थ, इसके हितार्थ पैदा हुए हैं, हमारे दायित्व बड़े हैं, तो हम छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। फिर गली की कूड़े के लिए हम झगड़ा नहीं करते। सहज रूप से बहुत विनम्र हो जाता है हमारा स्वभाव। जिस तरह से फल लगने के बाद उसकी डालियां झुक जाती हैं, उसी तरह से ज्ञान से युक्त होने के बाद हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। और मानसिक प्रगति का यह सुनिश्चयन करने में सबसे बेहतर भूमिका निर्वहन करने वाली हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको हम छोड़ नहीं सकते और इसलिए इस इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता महसूस होती है। तो यहाँ पर ये मैंने 10 बिंदु इसके बनाए थे। उन 10 बिंदुओं को एक बार पुनः से हम रिवाइज करते हुए अपनी बात को विराम देंगे। और अगर आप इस सारी चीज को देखना चाहते हैं तो यह educationacharya.com पर लिखित रूप से उपलब्ध रहेगा और यह वीडियो तो आपके पास रहेगी ही। तो इसमें कौन कौन से बिंदु थे? सौहार्दपूर्ण वातावरण का सृजन, क्रिएशन ऑफ हार्मोनियस एनवायरनमेंट। दूसरा था सहायता हेतु तत्परता, रेडीनेस फॉर हेल्प। तीसरा, परस्पर आश्रयता की समझ का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट। और उसके बाद था जेंडर सुग्राह्यता, जेंडर सेंसिटिविटी, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और उसके बाद था सम्यक अभिवृत्ति विकास, प्रॉपर एटीट्यूड डेवलपमेंट। फिर अद्यतन ज्ञान से सामंजस्य, अलाइनमेंट विद अपडेटेड नॉलेज। और उसके बाद फिर विश्व बंधुत्व की भावना को प्रश्रय, फॉस्टरिंग द स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड। और उसके बाद था हीनता से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम इंफीरियरिटी। और 10वां बिंदु हमने बनाया था मानसिक प्रगति सुनिश्चयन, एंश्योरिंग मेंटल प्रोग्रेस। तो हमने यहाँ पर इस हेड के तहत, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत इसकी अवधारणा और सिद्धांत पर विचार किया, इसके लाभों पर विचार किया, इसकी आवश्यकता पर विचार किया। आशा है कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपके पाठ्यक्रम के एक प्रथम यूनिट के बहुत बड़े हिस्से को कवर करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।